हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नेक्स्ट पार्ट की। हमने अभी तक आइडियल गैस के बारे में जाना, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करी और उससे रिलेटेड कुछ लॉज के बारे में हमने पढ़ा, उन पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की कुछ जो मोस्टली यूज टर्म्स होती हैं, कॉमनली यूज टर्म्स होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वैसे थर्मो में आप सारी बातें कर चुके हैं ऑलरेडी। कहीं लिखा है अगर कंडक्टिंग वॉल, इसका मतलब क्या है? कंडक्टिंग वॉल मतलब हीट ट्रांसफर वहां पे हो रहा है गैस से सराउंडिंग के लिए और फाइनल टेम्परेचर इज सेम। मतलब अंदर जो गैसेस हैं उसका टेम्परेचर अगर हाई है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम है तो अंदर से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा और कुछ टाइम बाद ये दोनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। क्लियर? कहीं लिखा है अगर एडियाबेटिक और नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर वॉल, तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। डेल्टा क्यू वहां पे आपको कितना लेके चलना है? 0 लेके चलना है। ठीक है। ऐसे ही कहीं लिखा है अगर मूवेबल पिस्टन, सो इट इज अ डायथर्मिक सेपरेटर, then the finally temperature is also same on the both side। अगर ये लिखा है कि ये एक मूवेबल पिस्टन है और ये हीट ट्रांसफर कर सकता है, डाइथर्मिक है, तो डाइथर्मिक के करस्पॉन्डिंग इधर और इधर का टेम्परेचर बाद में सेम हो जाएगा। लेकिन अगर बोला कि एडियाबेटिक पिस्टन है तो यहाँ हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। और अगर बोला गया कि ऐसा मूवेबल पिस्टन है और एडियाबेटिक वॉल्स हैं, तो ये पूरा एक क्लोज्ड कंटेनर है। आप देख पा रहे हैं इधर ये ओपन कंटेनर था, ये मूवेबल पिस्टन था। ये अगर क्लोज कंटेनर के अंदर मूवेबल पिस्टन है तो ये कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे कहते हैं ना, फाइनली प्रेशर ऑन बोथ साइड इज सेम, देन इट डज नॉट मूव। ये चीजें अपने को क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन करते हैं एक देखिए क्या कर रहा है। इफ द टेम्परेचर of the gas is increases slowly from T naught to 2 T naught, then how much piston will move? ये आपसे पूछा गया, पिस्टन कितना मूव करेगा। तो कैसे सॉल्व करें इसको? टेम्परेचर पता है, अगर ये फाइनली अपने को वॉल्यूम पता चल जाए तो अपन बता पाएंगे कि कितना वॉल्यूम ये इसमें इंक्रीज हो गया। और जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो पिस्टन के मूवमेंट की वजह से ही होगा, तो उसकी वजह से अपन वो एरिया भी वो डिस्टेंस भी निकाल पाएंगे। तो अपन देखते हैं, क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, हम जानते हैं कि जब ये फाइनली यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो पिस्टन मान लीजिए यहाँ तक कहीं पहुंच गया और ये यहाँ आके रुकेगा तब जब दोनों तरफ प्रेशर फिर से इक्वल हो जाए। तो इस केस में फाइनल प्रेशर यहाँ पे इक्वल रहने वाला है। अगर फाइनल प्रेशर इक्वल है तो हम कह सकते हैं ऐसा, फॉर इक्वल फाइनल प्रेशर, ये कैसा प्रोसेस हो गया? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मतलब PV इक्वल टू एनआरटी से हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू T, या V बाई T इनिशियल इज इक्वल टू V बाई T फाइनल, ये लिखा जा सकता है। तो V और T अगर देखें इनिशियली तो है V नॉट बाई T नॉट। फाइनल वॉल्यूम अपने को पता नहीं और फाइनल टेम्परेचर आपको दे रखा है 2T नॉट, यहाँ से आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा 2V नॉट के बराबर। क्लियर? अब इसमें चेंज इन वॉल्यूम कितना आया? चेंज इन वॉल्यूम की अगर बात करो डेल्टा V, सो डेल्टा V आया है आपके पास 2V नॉट माइनस V नॉट विच इज V नॉट। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। और ये चेंज इन वॉल्यूम क्यों हुआ होगा? तो जब पिस्टन यहाँ पे मूव हो गया इतना, तो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस मूव किया, अगर एक्स डिस्टेंस मूव किया तो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम जो अपने को यहाँ पे वी नॉट के बराबर मिला है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? लेंथ इंटू एरिया। सो दिस चेंज इन वॉल्यूम कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए इंटू एक्स। एरिया दे रखा है पिस्टन का ए, एक्स लेंथ मूव हुआ है, तो यहाँ से समझ में आ गया वी नॉट इक्वल टू ए इंटू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू वी नॉट बाई ए। ये आपका आंसर आ जाएगा कि कितना पिस्टन इसमें डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्लियर है बात? दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए, if the temperature of the gas changes slowly from T naught to 2T naught, then find out the displacement of the piston। अब इस बार पिस्टन के पीछे एक स्प्रिंग भी लगा दिया है। इस स्प्रिंग की वजह से क्या होगा? ये पिस्टन फ्री मूवमेंट में नहीं रहेगा। अब ये स्प्रिंग जैसे जैसे कंप्रेस होगी, जैसे पिस्टन यहाँ मूव हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस होगी,
स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएगी। तो ये कब जाके रुकेगा? जब इस पे लगने वाले नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो फोर्स क्या क्या लगेगा पिस्टन पे? अगर मैं पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस तरफ से, तो भैया इधर से इस पे लगने वाला है एफ स्प्रिंग विच इज के इंटू एक्स। अच्छा, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पी नॉट इंटू ए, और अंदर से जो प्रेशर है उसकी वजह से पी इंटू ए। ये सारी बातें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, पी गैस इंटू ए अंदर से लगेगा और पी नॉट इंटू ए बाहर से, ऐसे के एक्स बाहर से। तो पिस्टन जब रुकेगा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो अपने को वो एक्स निकालना है। तो देखते हैं, चलिए। ये जो पी यहाँ लिखा है, दिस इज पी फाइनल ऑफ द गैस, ऐसा है जब ये पिस्टन मूव हो चुका होगा तो जो भी फाइनल प्रेशर अंदर का होगा वो। अब वो कैसे निकालें? तो वो निकाला जा सकता है। पहले मैं यहाँ से अगर इक्वेशन बनाऊं तो लिखूंगा पी फाइनल इंटू ए इक्वल टू पी नॉट इंटू ए प्लस के एक्स। ऐसा लिख सकते हैं इसे। पी फाइनल अगर मुझे लिखना है तो पी फाइनल यहाँ से कैसे लिखूंगा? दिस पी फाइनल विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए। ठीक है, आपने ए इधर डिवाइड कर दिया, यहाँ से आपको मिल गया पी फाइनल। ओके, अब पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, ना प्रेशर कांस्टेंट है, ना ही टेम्परेचर कांस्टेंट है। पर एक बात जो कांस्टेंट है वो है एन। नंबर ऑफ मोल्स जो इसमें है वो हमेशा सेम रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पीवी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर बात? एवोगाड्रो नंबर से हम लिख सकते हैं या उस रिलेशन से। पीवी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से आ जाएगा पी इनिशियल वी इनिशियल बाई टी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल बाई टी फाइनल। ये चीजें लिख पाएंगे आराम से। ठीक, अब क्या रिलेशन देखें। पी इनिशियल पी नॉट दे रखा है, ये वी नॉट दे रखा है। दिस इज टी इनिशियल इज टी नॉट दे रखा है। पी फाइनल, अभी पी फाइनल ही रहने देते हैं। वी फाइनल कितना लिख लेंगे? तो इनिशियल वी नॉट प्लस ए इंटू एक्स, दिस इज वी फाइनल डिवाइड बाय टी फाइनल, आपको दे रखा है टू टी नॉट। अब यहां से एक पूरी इक्वेशन आपके पास बन रही है एक्स के टर्म में, वो आपको यहाँ से सॉल्व करनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे? पी नॉट, ये वी नॉट और ये टी नॉट तो नीचे से कैंसिल हो गया, तो इधर बचा पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू पी फाइनल की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या? पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए वी नॉट प्लस ए एक्स, और ये टू जो है इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अगर चेक करें तो देखिए क्या आंसर बनता है? टू पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू, इधर से देखें तो पी नॉट वी नॉट प्लस पी नॉट ए एक्स प्लस वी नॉट के बाई ए इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन बन गई पूरी। इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म पे लिखें तो के एक्स स्क्वायर प्लस पी नॉट ए प्लस वी नॉट के बाई ए इंटू एक्स माइनस पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी पूरी इक्वेशन बन गई एक्स की क्वाड्रेटिक। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। यही होता है क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप सारी चीजें पता है। दिस कंप्लीट टर्म इज बी, दिस के इज ए, और ये कंप्लीट जो टर्म है ये है सी। ठीक है, तो यहां से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर है सारी बातें अच्छे से? ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेशर वेरिएशन की। अब ये बात हमने फ्लूइड्स में पढ़ी थी। तो फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं। हमने क्या बोला था कि अगर एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एच हाइट तक एक लिक्विड अगर भरा हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी अगर रो एल है, तो यहाँ पे जो बेस पे प्रेशर बनता था वो कितना बनता था? रो एच जी। रिमेंबर, रो जी एच प्रेशर यहाँ पे बनता था रो ऑफ लिक्विड इंटू एच इंटू जी के बराबर। ये कैसे बनता था? तो हम देखते थे इस पूरे का वेट कितना है। उस पूरे का वेट निकालने के लिए वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, इंटू डेंसिटी करेंगे तो मास हो जाएगा, इंटू जी करेंगे तो एम जी, इसका वेट बन गया। सो ये नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस, और प्रेशर जो यहाँ बनता है वो बनता है नॉर्मल पर यूनिट एरिया। तो उससे मिला था रो एल एच जी के बराबर, रो ऑफ लिक्विड एच जी के बराबर। दिस इज द प्रेशर एट द बेस।
ऐसे ही आपने ये भी देखा था कि आप इस ट्यूब का अगर शेप चेंज कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इसकी वर्टिकल हाइट h है तो यहाँ पे जो प्रेशर होने वाला है बेस पे या इस पॉइंट ए पे, ये अभी भी कितना होने वाला है, रो एच जी के बराबर। अगर ट्यूब ऐसी है और इसकी अगर ये स्लांट जो लेंथ है वो h है, ये एंगल थीटा है, तो इसकी वर्टिकल हाइट इज h sin थीटा। इस बार आप जब प्रेशर लिखेंगे तो वर्टिकल हाइट से लिखेंगे रो h sin थीटा इंटू जी। तो बेसिकली बात ये आई थी कि इसमें वर्टिकल कितनी हाइट पे लिक्विड भरा हुआ है उसके हिसाब से आप हमेशा इसमें प्रेशर लिख सकते हैं। अब अगर मुझे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन होता है कि आप अगर एच जी को यानी मरकरी को अगर 76 सेंटीमीटर तक भर दें और ऊपर वैक्यूम हो तो उसकी वजह से जो यहाँ प्रेशर बनता है उसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखनी है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्या होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर एक ट्यूब में 76 सेंटीमीटर मरकरी भर देते हैं और ऊपर अगर वैक्यूम रहता है तो इसके बेस पे जो प्रेशर बनता है वो 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर बनता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू अगर देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू 76 सेंटीमीटर मतलब 0.76 मीटर्स इंटू जी, रो एच जी के हिसाब से अपन ने लिखा है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस। तो आपसे कहीं अगर बोला जाए कि x सेंटीमीटर ऑफ x सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज द प्रेशर, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक ट्यूब में आप x सेंटीमीटर की हाइट तक एच जी भर देंगे और ऊपर अगर वैक्यूम है तो आप बोलेंगे कि इसके बेस पे जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर आपको यहाँ पे दे रखा है। तो x सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर मींस इफ यू प्लेस द स्ट्रेट ट्यूब वर्टिकली इन वैक्यूम फिल द ट्यूब विद एच जी अप टू x height इन द। तो कहीं आपको बोला गया कि कोई गैस है वो 50 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर प्रेशर लगा रही है, इसका मतलब वो इतना प्रेशर लगा रही है जहां पे आप x को 50 सेंटीमीटर्स रख सकते हैं या 0.50 मीटर्स रख सकते हैं। क्लियर है बात? तो प्रेशर के लिए ये भी एक कॉमनली यूज टर्म आती है, कितनी लेंथ ऑफ एच जी प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आगे यूज करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ गैस कॉलम इन ट्यूब इफ ट्यूब इज इन्वर्टेड, अज्यूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, पहले क्या कर रखा है, ट्यूब ऐसे बना रखी है उल्टी, इस तरीके से ट्यूब है जहां पे एक गैस यहाँ पे ट्रैप्ड है, इधर आपने मरकरी भरी हुई है। ठीक है, इस मरकरी की जो कॉलम है ये इसकी जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है पी नॉट, और पी नॉट हम जानते हैं कितना होता है 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है कि आपको प्रेशर बैलेंस करना होता है। अब जब आप इसको इन्वर्ट कर देंगे तो गैस अब नीचे आ गई है। ठीक है, ये एच जी का कॉलम यहाँ आ गया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर आ गया है। अब आपसे पूछा गया कि द न्यू लेंथ ऑफ द गैस कॉलम कितना होगा, तो हमेशा क्या करना चाहिए, प्रेशर को बैलेंस करना चाहिए। तो इनिशियल अगर मैं बात करूं, और क्योंकि हम प्रेशर यहाँ पे हाइट के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, कितना हाइट या कितने कॉलम की लेंथ है एच जी की, तो हम प्रेशर ऑफ गैस जो लिखेंगे ना वो भी उसी की टर्म में लिखेंगे कि कितनी हाइट एच जी का मैं भर दूं तो उस गैस प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो इनिशियली अगर मैं प्रेशर बैलेंस करूं तो देखिए क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है इधर। ठीक है, ऊपर से गैस का प्रेशर है वो नीचे एक्ट कर रहा है और ये एच जी जो है उसका प्रेशर भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इन दोनों को ही बैलेंस किसने किया हुआ है, जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसने बैलेंस किया हुआ है। तो अगर यहां से देखा जाए तो लिख सकता हूँ इनिशियली प्रेशर ऑफ गैस प्लस 10 सेंटीमीटर जो यहाँ पे कॉलम दे रखा है ऑफ एच जी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो ये आपको इक्वेशन बनानी है इस लेंथ की टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर ऑफ गैस जो मिलेगा वो भी कितना मिल जाएगा, 65 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर ये मिल जाएगा प्रेशर ऑफ गैस। इनिशियली ये हो गया। अब अगर फाइनली देखो जब आपने इसको इन्वर्ट कर दिया तो अब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है, ये एच जी यहाँ पे है और अब गैस यहाँ पे है। तो जो गैस का प्रेशर है वो इस एच जी के प्रेशर को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस किए हुए है। तो अब मैं जो इक्वेशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो एच जी का कॉलम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 75 प्लस
ये Hg कितना है 10 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो इस केस में प्रेशर ऑफ गैस कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 85 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आप सीधा बता सकते हैं कितना चेंज इन लेंथ हुआ होगा। ये था 65 सेंटीमीटर्स, ये था 85 सेंटीमीटर्स। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे आपको दे रखा है तो हम कह सकते हैं इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट होता है, तो पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, ऐसा लिखा जा सकता है। इनिशियल प्रेशर अभी आपने देखा कितना आया था 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये 30 दे रखा है इनिशियली, यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर्स दे रखा है। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा इनिशियल लेंथ था 30 और एरिया था A। दिस वाज इनिशियल वॉल्यूम। फाइनली अगर लिखा जाए तो फाइनल प्रेशर इज 85 सेंटीमीटर ऑफ Hg मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। तो L लेंथ इस बार है जो अपने को कैलकुलेट करनी है और A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ से आप L निकाल सकते हैं। L का जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको मिलेगा 1950 डिवाइडेड बाय 85 सेंटीमीटर्स। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आंसर मिल जाएगा फाइनली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Find the new length of gas column in tube if tube is rotated at an angle 60 degree as shown। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ भी अपने को दे रखा है। यहाँ पे इनिशियल गैस का जो आपको लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। यहाँ पे जो Hg की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इस बार आपने इसको यहाँ से 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया, जो पहले ट्यूब ऐसी थी अब ऐसी हो चुकी है। ठीक है, दिस इज एंगल इज 60 डिग्री। अब आपसे पूछा कि नई लेंथ कितनी हो जाएगी। क्लियर, तो प्रेशर तो इस बार बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी लग ही रहा है यहाँ पे, लेकिन इनका जो प्रेशर है गैस का प्रेशर वो इधर लगेगा और इसका जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ ऐसे लगने वाला है। तो अपने को यहाँ पे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो अगर इनिशियल लिखे हैं अपन पहले वाला, तो इनिशियल कंडीशन में लिख सकते हैं इनिशियली पी गैस प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 75। तो यहाँ से पी गैस आपको मिलता है इनिशियली 55 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, ये आपको मिल गया इनिशियल। अब फाइनली अगर देखें तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इन दोनों को अभी भी बैलेंस कर रहा है। तो फाइनल प्रेशर ऑफ गैस प्लस ये जो 20 सेंटीमीटर की डेप्थ है इसका जो mg लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, अपने कोई कंपोनेंट यहाँ पे इसका लेना पड़ेगा विच इज cos 60 आएगा। तो ये आएगा 20 लेंथ है 20 cos 60, कौन बैलेंस कर रहा है इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 75। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको फिर से प्रेशर ऑफ गैस मिलेगा कितना 75 माइनस 20 cos 60 इज हाफ, तो ये आएगा 10 विच इज 65 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। फिर से आपको बोला गया है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, ये देख सकते हैं। इनिशियल प्रेशर आपने बताया था 55 मिला था। इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम देखेंगे ये वाला जो यहाँ पे है 40 लेंथ दे रखी है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो 40 इंटू A इज इक्वल टू V प्रेशर फाइनल 65 एंड V फाइनल इज L इंटू A, यहाँ से आपको L मिल जाएगा 55 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 65 ऐसा। ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर आपको यहाँ से फाइनल मिल जाएगा। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, assume constant temperature if the tube is changed to vertical position and pellet comes down by 5 centimeter, then find out P naught। अभी इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसके दोनों तरफ गैसेस भरी हुई हैं और दोनों तरफ प्रेशर सेम है, ये अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। इसकी विड्थ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, इधर से 30 और 30 आपको दे रखा है, दोनों तरफ प्रेशर P नॉट और टेम्परेचर T नॉट दे रखा है।
अब बोला कि इसको वर्टिकल आपने कर दिया, तो ये जो कॉलम है, ये जो पैलेट है, ये कम्स डाउन बाय 5 सेंटीमीटर, ये नीचे आ गया 5 सेंटीमीटर से। तो अब जो कंडीशन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, हम बोल सकते हैं कि ट्यूब आपने वर्टिकल बना दी इस तरीके से, ठीक है। जिधर ये नीचे आ गया, तो इस तरफ से अगर ये नीचे आ गया, तो ऊपर वाली जो टोटल लेंथ अब हो गई, वो कितनी हो जाएगी, पहले थी ये 30, अब हो जाएगी 30 प्लस 5, 35। ये नीचे वाली लेंथ अब कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 5 विच इज 25, और इसकी लेंथ ऑलरेडी 40 तो है ही। ये चीजें अब ऐसा बन जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट आपको दे रखा है, पी इनिशियल देखते हैं और फिर फाइनल देखते हैं। तो मैं ए और बी बोल देता हूँ कि दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी। इधर ए और बी आपको दिखाई रखा है। अगर अपर पार्ट के लिए बात करें, फॉर ए टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, ऐसा होना चाहिए, है ना। ए के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो इस सेक्शन की अपन बात करें, सिर्फ ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस सेक्शन की बात की जा रही है। तो इस सेक्शन में इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम 30 इंटू ए है, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ कितनी दे रखी है आपको इनिशियली 30, इसका एरिया अगर ए ले लेते हैं तो ये जाएगा वॉल्यूम। फाइनल अगर प्रेशर की बात करो तो अपने को निकालना है, और फाइनल वॉल्यूम की अगर बात करो तो अब 35 लेंथ है और एरिया ए है, तो यहाँ से आप इसका फाइनल जब प्रेशर निकालेंगे, मैं इसको लिख लेता हूँ, लेट्स से P1 या PA लिख लेते हैं इसे। PA इंटू फाइनल लेंथ इज 35 इंटू ए, यहाँ से PA कितना मिल गया आपको, 30/35 इंटू पी नॉट के बराबर, ठीक है। ये आपको मिल गया यहाँ से PA। ऐसे अगर बी के लिए बात करें, फॉर बी, तो उसके लिए पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पी इनिशियल उसका था पी नॉट, वी इनिशियल था उसका भी 30 इंटू ए इज इक्वल टू पी फाइनल पी बी। वी फाइनल इस बार इसकी लेंथ रहेगी 25 और एरिया अभी भी है ए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी बी इज इक्वल टू 30/25 इंटू पी नॉट। ये आपको मिल गया दोनों प्रेशर। अब एक बार अगर दोनों प्रेशर आपको मिल चुके हैं, तो अपन बात कर सकते हैं प्रेशर बैलेंस की। प्रेशर बैलेंस कैसे होगा, तो जो नीचे प्रेशर है यहाँ पे, उसने किन दोनों को बैलेंस कर रखा है, इसको भी और ऊपर वाले को भी। तो कुल मिला के बात क्या होगी, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं पी ए प्लस एच जी दे रखा है 40 इज इक्वल टू पी बी। ये चीजें यहाँ से मिल गई, वैल्यूज रखते हैं, क्या मिल जाएगा, पी ए के लिए आप रखेंगे 30/35 इंटू पी नॉट प्लस 40 इज इक्वल टू पी बी, आपको दे रखा है 30/25 इंटू पी नॉट। ये आपकी बन गई फाइनल इक्वेशन। आपसे पूछा था पी नॉट, एक ही यहाँ पे अननोन है पूरी इक्वेशन में, पी नॉट आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, इधर आ रहा है 6/7 पी नॉट, और इधर से आ रहा है आपके पास 6/5 पी नॉट। इधर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आएगा 40 इज इक्वल टू 6/5 माइनस 6/7 पी नॉट। 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35, तो आएगा 6 कॉमन, 12/35 इंटू पी नॉट। तो यहाँ से पी नॉट आपको मिल गया 40 इंटू 35/12 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। ये आपके पास आ गया फाइनल प्रेशर या इनिशियल प्रेशर पी नॉट जो आपको पूछा गया था। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें अच्छे से, चलिए अब बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर वेरिएशन कैसा होता है। हमारे यहाँ अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है, तो वही हम देखना चाहते हैं कि भैया कैसे कम हो रहा है। अजम्पशन हमारा आप समझ चुके हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। तो आप मान लीजिए कि आप, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एच हाइट पे अभी आप हैं, ठीक है, और यहाँ से डी एच अब और ऊपर चलते हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ प्रेशर पी था, तो यहाँ पे पी प्लस डी पी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि प्रेशर कम हो रहा है, तो हम इसे माइनस डीपी भी बेसिकली लिख सकते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि
जो चेंज इन प्रेशर आ रहा है माइनस dp इज इक्वल टू व्हाट, तो कितना यहाँ पे हाइट में चेंज हुआ dh, अगर रो इज द डेंसिटी तो आप सीधा सीधा क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, रो जी एच के बराबर, तो रो जी डी एच के बराबर, दिस इज द चेंज इन प्रेशर। अब ये रो कितना होता है, तो एटमॉस्फेयर को हम पूरा आइडियल गैस मान के चलें अगर, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी ऐसा लिखा जाता है ना। अगर एन को मैं लिख लूं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एम बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर टी। इसको और लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम बाई वी इंटू आर टी बाई एम, ऐसा लिखा जा सकता है। व्हाट इज एम बाई वी, मास बाय वॉल्यूम, इज डेंसिटी रो आर टी बाई एम। यहाँ से आपको अगर रो लिखना है तो आप लिख सकते हैं P इंटू एम बाई आर टी, ये लिखा जा सकता है। तो ये रो में यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इस माइनस डी पी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी इंटू जी इंटू डी एच, ये मिल गया। अब मुझे निकालना है चेंज इन प्रेशर या प्रेशर एट एनी हाइट h, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसको इंटीग्रेट करूँ इस तरीके से। इंटीग्रेट करने के लिए ये प्रेशर वाली टर्म एक तरफ लानी पड़ेगी, ये इस तरफ आएगी, तो इंटीग्रेशन का साइन अगले पे लगाते हैं अपन, माइनस डी पी बाई पी इज इक्वल टू एम जी बाय आर टी इंटीग्रल डी एच, ऐसा हो जाएगा। ये प्रेशर अगर देखें तो ग्राउंड पे जो प्रेशर है वो पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ऊपर चलते चलते प्रेशर हो गया है पी। हाइट 0 से h तक ये वेरी कर रही है, ये अपने लिमिट्स हो गई हैं। देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ln ऑफ p, और जब आप वैल्यूज रखेंगे तो p बाई पी नॉट विच इज पी नॉट बाई पी, ऐसा आपको मिल जाएगा यहाँ से, या p बाई पी नॉट करके माइनस उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ln p बाई पी नॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी बाई आर टी, और h का आ जाएगा h। इसको जब सॉल्व करते हैं तो फाइनल वैल्यूज जो आपके पास आती हैं वो आती हैं कुछ ऐसी कि p इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस mg by rt into h। ये होता है प्रेशर वेरिएशन विद हाइट h, कि अगर h 0 है तो प्रेशर मिल रहा है आपको p नॉट के बराबर, जैसे जैसे आप हाइट पे जल्द आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। ये आपको यहाँ से वेरिएशन दिख पा रहा है। हमारा अजम्पशन क्या था यहाँ पे, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरा हमने रो जो ये पूरे एयर को माना है वो भी आइडियल गैस की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, ये हमारे दो अजम्पशन यहाँ पे हमने यूज किए। क्लियर। ऐसे ही आपको अगर प्रेशर वेरिएशन और पूछा जाए कि बताइए एक सिलेंडर लिया आपने और इस सिलेंडर में गैसेस भर दी और उसको सिलेंडर को आप घुमाने लग गए, ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं बता देता हूँ कि एक ये एक्सेस हो गया, यहाँ पे आपने एक सिलेंडर ऐसा फिट कर दिया, इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है और आप इसे घुमा रहे हैं, ओमेगा से यहाँ पे इसको आप घुमा रहे हैं, तो प्रेशर वेरिएशन यहाँ भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो उसको बाहर की तरफ, ये पार्टिकल इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो मेजर पार्टिकल यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, प्रेशर इधर कम होगा, जबकि आगे चलते चलते प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रेशर वेरिएशन आपसे पूछा गया। तो मान लीजिए आप एक्स पे गए, आपने यहाँ पे एक डीएक्स का एलिमेंट लिया, और इस पे अगर प्रेशर देखें तो मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर था P, आगे चल के प्रेशर हो गया P प्लस डी पी, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसके अंदर अगर प्रेशर वेरिएशन लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, अगर यहाँ जो गैसेस हैं इसका मास dm है, तो dm को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू डी एक्स। रो हो गया इसका डेंसिटी, एरिया, और dx इसका वॉल्यूम हो गया। तो dm आपके पास आ गया ये। अगर यहाँ से अपन फोर्स बैलेंस करें इस छोटे से पे dx पे, तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, इस तरफ से लग रहा है आपका p इंटू एरिया, इधर से लग रहा है p प्लस डी पी इंटू एरिया, और इस पूरे पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर डी एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है ना। तो इसका मास जो है वो है डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इस पे सारे फोर्सेस हैं, इन सबको अगर बैलेंस करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, P प्लस डी पी इंटू एरिया माइनस P इंटू एरिया इज इक्वल टू डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये मिल गया पूरा।
सॉल्व करें तो यहाँ से आपको मिल रहा है ए डी पी, इधर से अगर डीएम की वैल्यू रख दूं तो रो ए ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपको मिल गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अभी अपन इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका, प्रेशर वाली सारे पॉइंट एक तरफ और बाकी सारे दूसरी तरफ। उससे पहले थोड़ा इसको सॉल्व करें तो ये डीपी ए दोनों तरफ कैंसिल हो गए, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स ये बन रहा है। और रो की जगह अपन क्या रख सकते हैं, अभी अपन ने देखा था, रो की जगह रखा जा सकता है पी एम बाई आर टी। तो ये यहाँ पुट करते हैं क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पी एम बाई आर टी ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा हो गया। लिखेंगे डीपी बाई पी इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर टी एक्स डी एक्स। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। प्रेशर 0 से P तक वेरी करा सकते हैं या P0 से P तक वेरी करा सकते हैं। ये 0 से X तक वेरी कर रहा है। सॉल्व करेंगे तो इधर से मिलेगा आपको ln P, लिमिट रहेंगे इसकी P0 से P तक, यहाँ से X मिल जाएगा m ओमेगा स्क्वायर X बाय आर टी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। फाइनल आंसर इज P इज इक्वल टू P0 e रेज़ टू पावर m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2, तो ये मिल जाएगा e रेज़ टू पावर m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 RT। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर द प्रेशर वेरिएशन इन दिस केस। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, जो वेलोसिटीज को कंपेयर करता है। ये क्या बताता है कि जो तीन वेलोसिटीज होती हैं, एक आरएमएस वेलोसिटी, एक मीन वेलोसिटी और एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन वेलोसिटीज का कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो इस वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, ऐसा एक ग्राफ बताता है। कि मान लीजिए आपने 1000 मॉलिक्यूल्स का एक सैंपल लिया है, उन 1000 में से जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोबेबल वेलोसिटी के साथ चलते हैं वीपी के साथ, उसके बाद मीन के साथ, और सबसे कम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वी आरएमएस के साथ चलते हैं। तो ये आप यहाँ पे ग्राफ में देख पा रहे हैं, वी आरएमएस का ग्राफ जो है वो यहाँ कट कर रहा है, वी एवरेज का जो ग्राफ है वो यहाँ कट कर रहा है, जबकि मोस्ट प्रोबेबल का जो ग्राफ है वो यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ बोल गई है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद स्पीड्स वी मोस्ट प्रोबेबल, वी मीन एंड वी आरएमएस जो है वो ऐसा वेरी करता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल के साथ वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद वी मीन के साथ है, और उसके बाद वी आरएमएस के साथ है। ये बताता है मैक्सवेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये पूरा ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये सारी वेलोसिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन अभी भी ये रहता ऐसा ही है कि मोस्ट प्रोबेबल यहाँ रहेगा, मीन यहाँ रहेगा, और आरएमएस अभी भी यहाँ रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सारी वेलोसिटीज इंक्रीज हो गई, तो ग्राफ थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गया। क्लियर बात? ये था मैक्सवेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो बताता है वेलोसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उसके साथ चल रहे हैं उनका कंपैरिजन। यहाँ से एक चीज और क्या देख पा रहे हैं, इस ग्राफ से एक बात और समझ में आती है कि जो वेलोसिटीज हैं, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी है? अगर वेलोसिटी इस एक्सिस पे देखो तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आरएमएस के लिए है, फिर मीन के लिए है, फिर मोस्ट प्रोबेबल के लिए है। तो अगर वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की या स्पीड की, तो स्पीड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है आरएमएस स्पीड, उसके बाद होती है मीन स्पीड, और उसके बाद होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इन सब के फॉर्मूलाज भी हैं अपने पास, फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। हमने आरएमएस के लिए तो लिखा ही था, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एवरेज की। तो वी एवरेज जो होता है, या जिसको वी मीन आप कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है √8 RT बाय पाई एम, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, या इसको अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में लिखना चाहते हैं तो आंसर आता है 1.59 √KT/m के बराबर। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में ये इसका आंसर आता है। डेरिवेशन इसका हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बस ये वैल्यूज ध्यान रखनी है।
ऐसे आप अगर मोस्ट प्रोबेबल की बात करो, या आरएमएस भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आरएमएस स्पीड हमने कितनी लिखी थी? वी आरएमएस हम लिखते थे इस तरीके से, रूट ओवर वी स्क्वायर का एवरेज, ऐसा लिखा जाता था। या आया था आपके पास आंसर √3 RT/m0 के बराबर। इसको आप अगर लिखते हैं बोल्ट्जमैन में तो √3 KT/m आया था। इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 1.73 √/KT/m के बराबर। ठीक है, और आप अगर यही मोस्ट प्रोबेबल लिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल की जो वैल्यू आती है वो आती है √2 RT/m0। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू √2 RT/m0। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में लिखो तो √2 KT/m, विच इज 1.41 √KT/m के बराबर। तो आप देख पा रहे हैं सबसे छोटी जो वैल्यू आ रही है वो मोस्ट प्रोबेबल के लिए आ रही है, 1.41 कोफिशिएंट है सब, उसके बाद 1.59, उसके बाद 1.73। तो ये बात हमने लिखी थी, वीआरएमएस सबसे ज्यादा होती है, देन एवरेज, एंड देन सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, ये जो बता रहा है ये क्या बता रहा है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड के साथ चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स वो मोस्ट प्रोबेबल के साथ चलते हैं, फिर मीन के साथ, और सबसे कम जो है वो वीआरएमएस के साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे अपने को ध्यान रखनी है। ओके, आर की वैल्यू तो आपको पता ही है, आर की वैल्यू कितनी थी, याद कर लीजिए जल्दी से, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और यहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती थी, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 ये आती थी बोल्ट्जमैन की कांस्टेंट वैल्यू जूल पर केल्विन के बराबर। ठीक है, ऐसा। बात करते हैं नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? Total number of independent coordinates which must be known to completely specify the position and configuration of dynamical system is known as degree of freedom। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। आसान भाषा में अगर समझें तो बात ये होती है कि कोई एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा एक मॉलिक्यूल है, ये कैसे मूव कर सकता है। तो मूव करने का तरीका एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। या ये कैसे रोटेट कर सकता है, तो या तो ये इसके अबाउट रोटेट करे, या इसके अबाउट रोटेट करे, या इसके अबाउट रोटेट करे। ये सारे जो इसके मोशन है, पॉसिबल मोशन है, ये मिलके बनाते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल अगर ट्रांसलेशन की बात करें अपन, तो ट्रांसलेशन किधर किधर कर सकता है ये, एक्स में, वाई में और जेड में। तो ट्रांसलेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तीन। तीन ऑप्शन है इसके पास, ये जहां जा सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन इज 3। अच्छा, रोटेशन के लिए कितना हो सकता है? रोटेशन के लिए भी 3 हो सकता है, कि या तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, वाई के अबाउट रोटेट करे, या जेड के अबाउट रोटेट करे। तो रोटेशन के लिए भी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। और एक और आती है यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो की होती है 2। एक काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, ऐसा। तो अपन बात करेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए, कोई मोनोएटॉमिक है, कोई डायटोमिक है, कोई पॉलीएटॉमिक है, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली जाए। तो पहले मैं लिख लेता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, ये पॉसिबल वेज ऑफ स्पेंडिंग इट्स एनर्जी। मतलब ट्रांसलेशन करेगा तो भी एनर्जी खर्च करेगा, रोटेशन करेगा तो भी एनर्जी खर्च करेगा, वाइब्रेशन करेगा तो भी एनर्जी खर्च करेगा। तो क्या क्या पॉसिबल वेज हैं किसी मॉलिक्यूल के पास इसकी एनर्जी को खर्च करने के, वो कहलाती है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशन के केस में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3। रोटेशन के केस में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये भी 3। और वाइब्रेशन के केस में कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2। तो ये टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है 3+3+2, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के पास मैक्सिमम 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज चेंज करती हैं। तो वो कैसे चेंज करती हैं इस बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये हाई टेम्परेचर के लिए होती है, सिर्फ हाई टेम्परेचर ओनली। और वो भी कब, जब इनर्ट गैसेस हो तभी होती हैं।
तो अगर बात करें अपन मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैसेस, तो उसके केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो होती है 3, F इज इक्वल टू 3। कौन सी होती है? ओनली ट्रांसलेशन। ऐसा क्यों? ओनली ट्रांसलेशन क्यों? क्योंकि एक अकेला मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर सकता, वो अपने एक्सिस पे घूम सकता है सिर्फ। रोटेट करना मतलब किसी एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा घूमना, ये खुद के अबाउट स्पिन कर सकता है लेकिन रोटेशन नहीं है। तो इसके केस में, सिंगल मॉलिक्यूल के केस में, रोटेशन वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होती है, ऐसे ही वाइब्रेशन वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जीरो होती है। जो भी है सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास रहती है, तो इसलिए कहते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए एफ लिखा जाता है 3। ठीक है, अब अगर बात करें डायटोमिक गैसेस के लिए, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 5। कौन कौन सी आती है? तो 3 तो आ गई ट्रांसलेशन वाली और 2 आ गई रोटेशन वाली। तो रोटेशन वाली 2 ही क्यों आई? क्योंकि अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो मैं मान लेते हैं ऐसा इसको रखा हुआ है अपन ने, ये एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ऐसा ही रखा हुआ है। ओके, अब इस केस में ये ट्रांसलेट तो कर सकता है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये इधर ट्रांसलेट कर सकता है, इधर ट्रांसलेट कर सकता है और इधर ट्रांसलेट कर सकता है। तो ट्रांसलेशन में तो तीनों आ गई। रोटेशन की अगर बात करूँ, तो ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, ये ऐसे घूमता रहे, ठीक है, या ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, ये ऐसे घूमता रहे। लेकिन क्या ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है? नहीं, इसके बाद रोटेशन में कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ये अपनी जगह घूमता रहेगा, ये अपनी जगह घूमता रहेगा। इसलिए 2 ही एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके काम आती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो 2 इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती हैं, तो टोटल होगी इसकी 5। क्लियर? अच्छे से। अब अगर बात करें कि अगर टेम्परेचर बहुत कम है, डायटोमिक के लिए बात कर रहे हैं, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 70 केल्विन, ठीक है, तो डायटोमिक के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाती है, रोटेशन खत्म हो जाती है। अगर टेम्परेचर जो है वो बिटवीन है 250 केल्विन से 5000 केल्विन तक, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है 5। तो हमारे लिए जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो इसी रेंज में होते हैं, तो हमें यही ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डायटोमिक इज 5। और अगर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो मतलब टेम्परेचर इस बार 5000 केल्विन से भी ज्यादा हो गया, तो अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 ले लेंगे। इस बार इसके पास वाइब्रेशनल भी आ जाएंगी। कैसे हो जाएगी? 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और 2 वाइब्रेशनल, टोटल हो जाएगी इसके पास 7। ठीक है बात यहाँ तक? तो ध्यान रखना है, अगर आपको बोल रखा है डायटोमिक गैस है और नॉर्मल टेम्परेचर है, आपको 5 लेके चलना है। लेकिन अगर बोला वेरी हाई टेम्परेचर स्पेसिफिकली मेंशन किया है और बोला है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वहां पे यूज करनी है, तो आप उसके लिए लेंगे 7। अदरवाइज कितनी लेनी है? 5। ऐसे ही जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, उनके लिए 2 टाइप से सिस्टम बनते हैं। अगर बात करें ट्राई एटॉमिक की, तो 2 टाइप के सिस्टम बनते हैं, एक होता है नॉन लीनियर, एक होता है लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर के केस में 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। नॉन लीनियर मतलब आप ऐसा बना सकते हैं इसे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे है, ये ऐसा एक सिस्टम यहाँ पे बनता है। ठीक है, इस केस में जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है नॉन लीनियर के केस में वो आती है 6, मतलब 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन की। लेकिन ये अगर लीनियर है, इफ लीनियर, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 5। और इसका एक एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखना है वो है CO2। CO2 के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है आपकी 5। ठीक बात है? ओके, अब आता है इसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये तो होगी सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात। अब बात करते हैं, मैं इसको ऊपर ही शिफ्ट कर देता हूं, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
ये इक्विपार्टीशन का मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी है टोटल, वो वो उसकी सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग बराबर बराबर डिवाइड करके रखता है। इसका मतलब ये है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग उसके पास जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो होती है हाफ के इंटू टी के बराबर। तो इसने बोला एनर्जी एसोसिएटेड विद each degree of freedom is equal to half into k into t के बराबर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है f, तो टोटल उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इफ अ मॉलिक्यूल has f degrees of freedom, then total energy f by 2 kt के बराबर। क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ kt है, तो f के करस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएगी? f by 2 kt के बराबर हो जाएगी। तो यहीं से बात अपने को सारी समझ में आई थी कि अगर मोनोएटॉमिक है तो उसके केस में f आपने लिखा था 3, तो आप टोटल एनर्जी कितनी लिख सकते हो? एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू 3/2 kT। f हो गया 3 तो हो जाएगा 3/2 kT, ठीक है। अगर n मोल्स के लिए लिखना है तो आप इसको n मोल्स के लिए लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2 nRT, ठीक है। ये हो जाएगा n मोल्स के लिए। दिस इज द एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक पार्टिकल, वन पार्टिकल। ऐसे डायटोमिक पार्टिकल है तो उस केस में आप f को 5 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल विल बी energy of one particle this will be 5/2 kT, ओके। और अगर n मोल्स के लिए लिखना है ये आपको, तो आप लिख लेंगे यहाँ से f/2 nRT के बराबर। क्लियर है? तो जनरल फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इज f/2 kT। अगर 1 मोल की बात हो रही है तो f/2 RT, और n मोल्स की बात हो रही है तो f/2 nRT। क्लियर? तो जो इंटरनल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी यही थी जो आपने यहाँ पे लिखी। इंटरनल एनर्जी इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हम अगर यहाँ इंटरनल एनर्जी की बात करें, सेम इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सीधा सीधा क्या लिखा जा सकता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, या फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू f/2 nRT के बराबर। यही आपने थर्मोडायनेमिक्स में यूज भी किया था, याद है? डेल्टा U इक्वल टू f/2 nR डेल्टा T, या इंटरनल एनर्जी इक्वल टू f/2 nRT, यही अपन ने हमेशा यूज करना है। क्लियर? क्वेश्चन कर लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एक। क्वेश्चन इज अ लाइट कंटेनर हैविंग अ डायटोमिक गैस, तो दे दिया डायटोमिक, f कितना लेना है? 5। enclosed within is moving with velocity v. Mass of gas is m and number of moles is n. What is the kinetic energy of gas with respect to center of mass of the system? तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कितनी होती है, इस सेम एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल टू f/2 nRT। और यहाँ पे आपको f दे रखा है डायटोमिक के करस्पॉन्डिंग 5, तो 5/2 nRT इज द काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी बात आपसे पूछी गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी अगर ग्राउंड के साथ पूछी है तो हर एक जो अंदर मॉलिक्यूल है उसके पास f/2 nRT तो है ही, प्लस ये पूरा सिस्टम क्योंकि v वेलोसिटी से चल रहा है तो हर मॉलिक्यूल v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv² प्लस f/2 nRT, दिस विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बात एक क्वेश्चन और कर लीजिए, देखिए क्या कह रहा है। टू नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स, नॉन कंडक्टिंग मतलब हीट लॉस नहीं है,
having volume V1 and V2 contain monoatomic and diatomic gases respectively. ठीक है, their containers are P1 and T1 and either P2 and T2 respectively, pressure and temperature. Initially, stop clock is closed. यहाँ पे जो वॉल्व लगा रखा है, बंद कर रखा है. If the valve is opened, find the final pressure and temperature. अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया तो बताइए फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा. तो इनिशियली अगर मैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो यहाँ N1 और यहाँ N2 होंगे. N1 को आप लिख सकते हैं P1 V1 by R T1. ऐसे N2 को लिख सकते हैं आप P2 V2 by R T2. These are the initial number of moles. अब जब आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा, N1 plus N2 के बराबर हो जाएगा, है ना. तो फाइनली अपन प्रेशर अगर लिखे हैं तो मान लीजिए फाइनली प्रेशर और टेम्परेचर दोनों तरफ P और T है. फाइनली आपने जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो प्रेशर P हो गया, टेम्परेचर T हो गया दोनों तरफ. तो मैं फाइनल यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू P इंटू V1 प्लस V2 फाइनल वॉल्यूम बाई R इंटू T इज इक्वल टू P1 V1 बाई R T1 प्लस P2 V2 बाई R T2. ये लिखा जा सकता है. R से R सब जगह कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास एनर्जी ये इक्वेशन यहाँ से एक बन जाएगी. दूसरी इक्वेशन अपने को लिखनी है कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहने वाली है क्योंकि नॉन कंडक्टिंग कंटेनर से, मतलब कोई भी हीट फ्लो बाहर नहीं होगा. तो इनिशियल जो एनर्जी फर्स्ट में है, मोनोएटॉमिक गैसेस यहाँ पे दे रखी हैं, तो 3/2 N1 R T1 ये यहाँ की एनर्जी हो गई. सेकेंड वाले में एनर्जी डायटोमिक था तो 5/2 N2 R T2 वहां की एनर्जी हो गई. और अब टोटल एनर्जी अगर देखी जाए तो टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया तो 3/2 N1 RT प्लस 5/2 N2 RT ये हो गई अब टोटल एनर्जी इस तरीके से. तो यहाँ से अपन T लिख सकते हैं. T कितना लिखोगे तो आ जाएगा 2 सारे कैंसिल हो गए, R सारे कैंसिल हो गए, 3N1 T1 प्लस 5N2 T2 डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा 3N1 प्लस 5N2. ये आपके पास आ गया फाइनल टेम्परेचर. एक बार फाइनल टेम्परेचर आ गया अब आप इसको पुट कर सकते हैं प्रेशर के लिए. तो यहाँ से आप प्रेशर निकाल सकते हैं इस टेम्परेचर को पुट करके, वहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा प्रेशर के केस में. क्लियर है बात. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिक्सचर के सॉल्व करने हैं. तो इसी के साथ अपना ये KTG कंप्लीट होता है. थर्मोडायनेमिक्स का अपना जो पूरा पोर्शन है वो यहाँ खत्म होता है. अब अपने पास एक पोर्शन बचता है SHM और वेव्स वाला, ऑसिलेशन और वेव्स वाला. तो नेक्स्ट वीडियो से अपन उसे शुरू करेंगे. ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय. पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए.